तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी आज मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा उपचुनाव को लेकर होगी बैठक में चर्चा। 10 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। मंत्रियों से फीडबैक लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर अब मंत्रियों से फीडबैक भी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक होगी जिसमें सभी मंत्रियों को बुलाया गया है और आज सीएम योगी सभी मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या अपडेट है। और आज इसी को लेकर, इसी मुद्दों पर आज बैठक करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मंत्रियों से फीडबैक लेंगे। आपको बता दें कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज मंत्रियों की बड़ी बैठक बुलाई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है। मंत्रियों से फीडबैक भी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव यूपी हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है, किस तरह की बैठक है ये? देखिए विशाल, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, 12 सीटों पे चुनाव होने हैं और इसमें निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ये अपने सीटों को सीट के बंटवारों को लेकर निरंतर बात कर रही थी। इसको लेकर आज ये फाइनल बैठक हुई है। इसके बाद जो सीटों पे सामंजस्य वो बन जाएगा, उसकी घोषणा भी हो जाएगी। आज की महत्वपूर्ण बैठक अपने सभी मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ की इस बात को लेकर है। इसके अलावा कांवड़िया समाज, जो कांवड़िया संघ है, कांवड़िया किस तरह से कांवड़ियों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं करनी है, इस विषय पर वार्ता होगी। कानून व्यवस्था और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में जो फ्लड से जुड़ा हुआ मामला है, उस पर जो है मंत्रियों के साथ ये बड़ी बैठक आज योगी आदित्यनाथ की अभी कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी। तो क्या माने और क्या कुछ बैठक में निकल करके सामने आ सकता है? और भी कई विषय हैं यूपी के, और इससे पहले भी जैसे उपचुनाव हुए तब भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी और नेताओं से भी कहा था कि आत्मविश्वास बनाए रखें और जनता के बीच में जाएं, जिसको विवादित बयान भी कहा गया था विपक्ष की ओर से। बिल्कुल, आज का जो आज की बैठक है विशाल, वो पूरी तरह से संगठन और जो उपचुनाव है उसको लेकर है। उपचुनाव को लेकर ही ये सारी जो कवायद है वो तेज की गई है और इसके बाद उम्मीद है कि आज शाम तक सीटों के बंटवारे की घोषणा भी हो जाएगी। तो आज की जो बैठक है पूरी तरह से चुनावी रणनीति से जुड़ी हुई है। इसके अलावा बाढ़ से बचाव का जो क्या क्या कुछ कर सकते हैं, क्या हो सकता है, इन सब मुद्दों पर जो है चर्चा हो सकती है। बिल्कुल प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के आसार हैं। और प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, एक बार फिर से कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। मौर्य जी बैठक में पहुंचे थे, दिल्ली में नेताओं से मुलाकात भी की, जेपी नड्डा से भी मिले। किस रूप में देखा जा रहा है, किस तरह का भी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? डिप्टी सीएम केशव मौर्य निरंतर 2 दिन से दिल्ली में हैं और वो रात फाइनली जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, वो आए हैं। जो सूत्र है उसके अनुसार केशव मौर्य जो कि पिछली जाति में अच्छी पकड़ है, तो उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि उनको जो है अध्यक्ष का जो पदभार है वो मिल सकता है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और यही कारण है कि केशव मौर्य जो है अपने लखनऊ से निरंतर दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। जेपी नड्डा से कल देर रात तक मुलाकात हुई है, फिर वो वापस आए हैं और उन्होंने आज एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है। तो ये बातें द्योतक हैं, इस बात की इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं से संगठन में एक बड़ी हलचल होने वाली है और केशव मौर्य को हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल जाए। जी बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। अयोध्या के साधु संतों से मिले अखिलेश यादव। अयोध्या में जलभराव, सड़क धंसने को लेकर के लगातार चर्चाएं हैं। अयोध्या सांसद अवधेश
प्रसाद भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या में आज सांसद अवधेश प्रसाद भी मौजूद रहे हैं और इस दौरान आज अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे साधु संत, और अयोध्या में जलभराव, सड़क धंसने को लेकर के भी चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव आज साधु संतों से मिलेंगे और लखनऊ में कई तरह के मामलों पर चर्चा होगी। अयोध्या में जलभराव, सड़क धंसने की भी चर्चाएं इस बैठक में संभव है। अयोध्या सांसद अवधेश जी भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या में जलभराव हो गया था और सड़क भी धंस गई थी, जिसके बाद साधु संतों ने भी अब अखिलेश यादव से आज वो मिलेंगे और इस दौरान कई विषयों पर चर्चा भी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव आज साधु संतों से मुलाकात करेंगे और इस दौरान कई विषयों पर बातचीत भी उनसे करेंगे। अयोध्या में आज ये बड़ी मुलाकात होने वाली है। अयोध्या के विषयों को लेकर आज इस बैठक में चर्चाएं होंगी। तो आपको बता दें कि साधु संतों से मुलाकात करेंगे अयोध्या सांसद अवधेश भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, और साधु संतों से ये बैठक काफ़ी अहम भी मानी जा रही है, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से जलभराव हुआ, सड़क धंसने के मामले सामने आए, तो उन तमाम विषयों को लेकर इस बैठक में बातचीत संभव है। और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, गमजदा मोहल्ले में निकला 9 मुहर्रम शबे आशूर का जुलूस। मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने पढ़ी मजलिस के बाद निकाला गया शबे आशूरा का जुलूस। हजरत इमाम हुसैन की याद में निकाला गया जुलूस। बड़ी तादाद में शामिल हुए लोग नमाखों से अपने इमाम को पुरसा देने पहुंचे। अजादार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी पुलिस प्रशासन ने इस दौरान पुख्ता इंतजाम किए हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, चाय बनाते वक्त गैस सिलेंडर हुआ ब्लास्ट। सिलेंडर के आसपास खड़े कई लोग झुलसे। सिलेंडर के ब्लास्ट होने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। मुहर्रम के रज्जाक कार्यक्रम के लिए बना रहे थे चाय। गोसाईगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चाय बनाते समय गैस फट गया, सिलेंडर फट गया और इस दौरान बड़ा धमाका भी हुआ और आसपास जो लोग थे वो उस दौरान झुलस गए। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर चाय बनाते हुए सिलेंडर फटा है और ऐसे में कई लोग इसकी चपेट में आ गए, कई लोग झुलस गए। वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हो गया है। और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, आजमगढ़ के डीएम को किया गया सम्मानित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया सम्मानित। रेड क्रॉस समिति के अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला सम्मान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेड क्रॉस समिति के अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डीएम को सम्मानित किया है। आजमगढ़ के डीएम को सम्मानित किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन ने सम्मानित किया है और आजमगढ़ के डीएम को सम्मानित किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी में अच्छा प्रदर्शन करने पर उनको सम्मानित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की आपत्ति के बाद संभल से धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद मियां का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बात सोचनी चाहिए कि उसके किसी फैसले से शरीयत में हस्तक्षेप ना हो।
और शरीयत में किसी तरह का हस्तक्षेप होना संविधान के साथ छेड़खानी है। हमें मुस्लिम परिसंघ के तहत में जो हमारे घरेलू मामलात हैं उसमें हमारा परिसंघ है, लिहाजा संविधान हमें इजाजत देता है कि हम इस्लामी शरिया के मुताबिक अपने घरों के अंदर जो हमारे ज़ाब्ते हैं, तलाक, निकाह वगैरह वगैरह, उसमें हम शरीयत के मुताबिक ही काम करें। इस सिलसिले में मुस्लिम परिसंघ बोर्ड ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि वो किसी हद तक ठीक है, क्योंकि शरीयत में किसी किस्म की मुदाखलत ये संविधान के साथ छेड़खानी है। हम ये समझते हैं कि ये सारे फैसले जो किए जा रहे हैं इनके ऊपर कुछ राजनीतिक असरात हैं। गंगा और घाघरा नदी से घिरे बलिया जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। विभाग ने गांव के चारों तरफ अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। बताया जा रहा है कि सरयू नदी के कटान से 2 गांव में सबसे ज्यादा कटान हो रहा है, जिसको देखते हुए बाढ़ पीड़ित सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। वहीं बाढ़ से बचने के लिए विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया है कि आबादी को बचाने के लिए जो तटबंध है बनाए गए हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ मेन सरजू और गंगा नदी हैं। सरजू और गंगा नदी के लेफ्ट बैंक और सरजू के राइट बैंक पे जितने तटबंध बने हुए हैं उन पे जो है 12 परियोजनाएं स्वीकृत थीं और 12 परियोजनाओं के काम करा लिए गए हैं। वर्तमान में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है और जहाँ तक कंट्री लेवल की बात है, बंदे के और दोनों बंदे के बीच बसे हुए आबादी पूर्णतः सुरक्षित है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। सरजू नदी के धारा के समीप बसे हुए गांव जो हैं वो थोड़ा जल से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है। प्रशासन उस पर अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। बाढ़ विभाग भी जहां जहां फ्लड फाइटिंग कराने की जरूरत है वो निरंतर करा रहा है। फर्रुखाबाद के कोतवाली कायमगंज क्षेत्र में स्थित स्कूल में आरटीओ परिवर्तन को स्कूल प्रबंधन ने बंधक बना दिया। दरअसल आरटीओ परिवर्तन सुभाष राजपूत सरकार के आदेशों पर स्कूली वाहनों की चेकिंग के लिए गए थे, जहां स्कूल प्रबंधन ने आरटीओ के साथ अभद्रता करते हुए गेट बंद कर दिया और उन्हें बंधक बना दिया। मामले की सूचना आरटीओ ने एसडीएम कायमगंज और थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरटीओ को स्कूल से बंधन मुक्त कराया। जालौन के माधोगढ़ थाना क्षेत्र में सड़क किनारे नवजात बच्ची मिलने से हड़कंप मच गया। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर मौके पर राहगीरों ने बच्ची को उठाया और मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत को देखते हुए झांसी रेफर उसको कर दिया गया है। कि माधवगढ़ से रामपुरा जाने वाली रोड पर एक नवजात बालिका पड़ी हुई है, जिसके सूचना पर माधवगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा राहगीरों के पास से नवजात बच्ची को लेकर जो है सीएससी आए। सीएससी पर चिकित्सकों द्वारा उसको उरई के लिए जो है रेफर कर दिया गया तथा उरई से उसको झांसी के लिए रेफर कर दिया गया है। साथ में एक महिला सब इंस्पेक्टर, एक महिला कांस्टेबल और चाइल्ड हेल्प लाइन की महिलाएं भी गई हुई हैं और आगे जो भी जानकारी होगी आपसे शेयर की जाएगी। औरैया कचहरी में एक युवक बैग में तमंचा लेकर घुस रहा था, तभी कोर्ट की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने चेकिंग के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक स्पोर्ट्स बैग में कपड़ों के बीच में तमंचा लेकर जा रहा था। अरे ये आज दोपहर लगभग 12 बजे औरैया कोतवाली थाना अंतर्गत न्यायालय सुरक्षा गेट नंबर 2 पर एक 25 वर्षीय व्यक्ति जो मूल रूप से ग्राम सापर थाना अजीत मल थाना क्षेत्र का रहने वाला था, अपने किसी कार्य से न्यायालय परिसर के गेट नंबर 2 से प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था, जिसके पास एक बैग भी था। बैग स्कैनर से स्कैन करने पर इसमें एक अवैध असलहा दिखाई दिया, जिसे
सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल हिरासत में ले लिए। इस संबंध में औरैया कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र के दाल मंडी में अज्ञात चोरों ने कई दुकानों के शटर तोड़कर 25,000 की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। व्यापारियों के बीच पहुंचे स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पुलिस से जल्द खुलासा करने की बात कही। आपको बता दें कि 2 दिनों में मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने 2 बड़ी चोरियों की घटना को अंजाम दिया है। देखिए, मुजफ्फरनगर में दाल मंडी के अंदर 2-3 दुकानदारों के शटर फाड़ करके उसमें चोरी करने का प्रयास किया। 2-3 दुकानों में चोरी भी हुई है। सुबह ही मैं लखनऊ से ही जब आ रहा था तभी मेरी एसएसपी से बात हुई है। अभी सीसीटीवी को इंस्पेक्टर को बुला करके उन सबको कड़ाई के साथ निर्देश किया गया है। पहले भी जो घटनाएं हुई हैं वो वर्कआउट हुई हैं और एसएसपी इस संबंध में बहुत गंभीर है। एक और शराब की दुकान में घटना हुई है, उसके संबंध में भी कहा गया है। और कोई भी घटना ऐसी नहीं जो वर्कआउट नहीं होगी। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते कोई बदमाश ऐसा है ही नहीं जो चोरी या घुटना करे और पकड़ा ना जाए। ये वर्कआउट भी होगा, अपराधी पकड़े भी जाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उनका जो नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी। नोएडा के सेक्टर 49 थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने यूट्यूब चलाकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 4 युवती समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की। आरोपियों के पास से पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर समेत कंपनियों के पैम्पलेट, अन्य सामान भी बरामद किए हैं और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। ये है कि कुछ लोगों ने जिनको नौकरी दिलाने के नाम पे धोखा दिया गया था, उन्होंने शिकायत की थी, तो इस पर हम लोगों ने कार्रवाई की और इसके लिए एसीपी शब्या को लगाया गया था। इससे पता ये चला कि ये लोग बरौला में और होशियारपुर में ऑफिस खोल करके लोगों को तुरंत नौकरी के दिलाने के नाम पर 2,500 से लेकर 2,500 3,000 रुपए उनसे अकाउंट में डलवा लेते थे और नौकरी तो उन्हें मिलती नहीं थी, फिर बाद में टहलते रहते थे और ये काम करीब 1.5 साल से कर रहे थे। तो ये धोखाधड़ी करके लोगों को ठग रहे थे। ये लोग फंसाते थे जॉब दे करके कि तुरंत ऐड निकालते थे, पैम्पलेट चिपकाते थे जगह जगह कि तुरंत जॉब चाहिए तो आ जाइए, ओप्पो में, सैमसंग में। तो इस तरह से लोग जल्दी आ जाते थे क्योंकि इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग इनके लालच में आ जाते थे। सीतापुर में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रतिनिधि और बीजेपी मंडल अध्यक्ष के बीच नोकझोंक हो गई, जिसके चलते बीजेपी जिलाध्यक्ष और विधायक आशा मौर्य की मौजूदगी में ही कार्यकर्ता और नेता आपस में भिड़ गए। मामले को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप भी लगाया है। बदायूं के दादागंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक किसान की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर 10 लोगों पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे गुस्साए परिजन अल्पसंख्यक कार्यालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं पीड़ित परिजनों ने ग्राम प्रधान और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस ग्राम प्रधान समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। हत्यारों को गिरफ्तार 11 जून को जो मेरे पिता की हत्या कर दी थी, ठाकुर संतोष, उनके भाई अनुज साहब अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। वो न्याय लेने के लिए मैं धरने पे बैठी हूँ। हम यहाँ हरिराम पाल, जो पाल बघेल समाज के किसान थे, दातागंज के देवरी गांव के, उनकी 11 जून को हत्या कर दी गई दबंगों ने गांव में पीट के। अभी तक दबंग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उनको न्याय दिलाने के लिए हरिराम पाल के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर उनके परिजन। बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग के सैकड़ों संविदा कर्मी लखनऊ में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने 12 महीने से वेतन न मिलने पर नियमितीकरण और सेवा विस्तार की मांग उठाई है और इस दौरान धरना प्रदर्शन भी किया। दरअसल संविदा कर्मी शांति मार्च
निकालकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन परमिशन न होने की वजह से परिवर्तन चौक पर ही धरने पर वो बैठ गए। हैं लगभग 24 साल से काम कर रहे हैं 2001 से, और अभी तक हम लोगों को नियमित नहीं किया गया, बल्कि हर साल एक्सटेंशन होता है, वो भी 11 महीने होने को एक्सटेंशन नहीं हुआ, जबकि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक माह लगातार समय से हो जाता था। इसलिए वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग भुखमरी पे आ गए हैं, हमारे बच्चे भुखमरी पे आ गए हैं और हम लोग सब परेशान हैं। यहाँ पे 20 साल से अब तो 21 साल पूरा हो गया संविदा पे नौकरी कर रहे हैं, और 1 साल से हम लोगों को जो है काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों को वेतन नहीं दिया गया। आज ये स्थिति है, हम लोगों को बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, हम लोग बिल्कुल भुखमरी के कगार पे हैं। साल भर से आप लोग को वेतन नहीं मिला, काम कराया जा रहा है, काम बराबर कराया जा रहा है। हमारी मांगे है कि हमारा जो काम किया उसका वेतन का भुगतान करें और हम संविदा कर्मियों को जो है सबको नियमित करें।